मेरा नाम नीलम है। शादी के तीसरे दिन ही सपनों का चिराग बुझ गया था। दुल्हन की मेहंदी अभी हाथों से उतरी भी नहीं थी कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई थी और वो कोमा में चला गया था। दुल्हन जो सपनों की महल बना रही थी, अचानक अंधेरी दुनिया में डूब गई। मैं अभी तक उस रात को नहीं भुला सकी हूँ, जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी और सामने खड़े मोहल्ले के आदमी की आवाज़ आई कि जल्दी से अस्पताल चलो, तुम्हारे पति की गाड़ी को टक्कर लगी है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने जो कुछ बताया वो मेरे कानों में शीशा बनकर उतर गया था। डॉक्टर ने कहा कि चोट बहुत गहरी है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गहरे कोमा में है। ये सुनकर तो मेरा सर चकरा गया था और मैं वहीं जमीन पर ढेर हो गई थी। ससुराल वालों की नजरें मेरी तरफ से बदलने लगी थी। मेरी सास ने नंद से चुपके से कहा कि ये मनहूस कदमों वाली है, इसके कदम हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। इसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। 3 दिन भी नहीं गुजरे इसके इस घर में और हमें ये दिन देखना पड़ गया। मैंने रोते हुए कहा कि माँ जी, मेरा पति ठीक तो हो जाएगा ना? आप सिर्फ मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं अस्पताल में उसकी देखभाल करने के लिए जा सकूं। मुझे उनके कमरे में जाने दीजिए। मेरी सास ने बेरुखी से जवाब दिया, उसके कमरे में जाकर क्या करोगी तुम? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अब ये नाटक करना छोड़ दो। मेरी नंद ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि नाटक मत करो, यहाँ पहले ही सब बहुत परेशान हैं। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गई थी। मेरे हाथ में अभी भी वो कंगन मौजूद थे जो मेरे पति ने मेरे लिए खरीदे थे। अगले कुछ हफ्ते एक बहुत डरावने सपने की तरह थे। मेरी सास और नंद मेरे पति से 2 बार मिलने जाती थी, लेकिन उनकी ज्यादातर बातचीत डॉक्टर से बिलों और खर्चों के बारे में ही होती थी। मेरी मौजूदगी को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता था। एक शाम मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अंदर जाकर अपने पति के पास बैठने दीजिए, तो उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, तुम घर जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो। वो जानती थी कि मैं घर में अकेली हो जाऊंगी। वहीं मेरी तन्हाई बढ़ती गई। घर की हवा में एक अजीब सा तनाव था। किचन में बर्तनों की आवाज़ भी बुरी लगती थी। एक दिन मेरी जेठानी ने खाना लाते हुए मेरे सामने प्लेट पटक दी और गुस्से से कहने लगी कि इनके पीछे बहुत पैसा लग रहा है। मुझे लगता है ये सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तुम जैसी औरत के लिए इतना इंतज़ार कौन करे? मैंने एक निवाला भी नहीं खाया था। ये एक इंसान की परीक्षा थी जिसमें खुशियों की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। वो रिवायतें जो मोहब्बत की चाहत में गुजरनी थी, अब आंसुओं और प्रार्थनाओं में बीतने लगी थी। मैं खामोशी से उनके कमरे में जाती थी जहां मेरा बिस्तर सजा हुआ था। मेरे पति की खुशबू अभी भी वहीं पर बाकी थी। मैं उनके तकिए को सीने से लगा लेती थी और अपने दिल का हाल बताती थी। कहती थी कि आपको याद है, आपने कहा था कि हम इन 3 दिन में कितनी सारी बातें करेंगे। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे थे। भगवान के लिए एक बार आप आंखें खोल दीजिए, मुझे देखिए। एक दिन मैंने घर में एक लिफाफा देखा जिस पर एक प्रॉपर्टी की लिस्ट के कागजात थे। मैंने डरते हुए अपनी सास से पूछा कि माँ जी, ये क्या है? क्या हमें पैसे की ज़रूरत है? मेरी सास ने गुस्से से कहा कि हाँ, तुम्हारी वजह से हमारा घर हमें बेचना पड़ रहा है ताकि तुम्हारे पति का इलाज हो सके। लेकिन तुम जैसी औरत के लिए कौन इतनी कुर्बानी देता है? उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। मुझे अपने ऊपर बेहद बोझ महसूस हुआ था। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालकर बेफिक्र हो जाती थी, जबकि मैं दिल ही दिल में अपने आप को मुजरिम समझने लगी थी। हर रोज़ मेरे दिल में एक ही रिक्वेस्ट रहती थी कि हे भगवान, मेरे पति को मुझे वापस दे दे, मगर जवाब में खामोशी और कमरे की वीरानी थी। ये पहला कदम था इस आजमाइश का जो कई साल तक चलनी थी। वक्त गुजरता गया, मगर मेरे पति का हाल नहीं बदला था। महीने हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदल गए थे। अस्पताल की जिंदगी से अब मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी। मशीनों की बीप बीप, डॉक्टरों की हल्की चर्चा मेरे रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थी। उसी दौरान एक और तकलीफ का दरवाजा खुल गया था। घर में सबके व्यवहार सख्त हो चुके थे, लेकिन मेरा जेठ, मेरे पति का बड़ा भाई, उसका व्यवहार बहुत अलग था। वो हद से ज्यादा मीठा और हमदर्द बनने की कोशिश करता था। मेरा जेठ बार बार मेरे कमरे में आने लगा था, कभी पानी के बहाने से, कभी मेरे पति के पुराने बिल देखने के बहाने से। एक दिन वो एक कीमती सोने का हार लेकर आए जो उन्होंने एक ब्रांडेड डब्बे में रखा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा
कि तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। इस हार को पहनकर देखो, तुम्हारा रंग खिल जाएगा और तुम इतनी उदास मत रहा करो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने मेरे दिल को दहला दिया था। मैंने सख्ती से डब्बा वापस कर दिया था और कहा था कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के गिफ्ट की। जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाते, मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएंगे और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो हर बार मेरी बात को हंसी में टाल देता था। वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाया करता था, उस पर अत्याचार करता था और मेरी तारीफें करता था। कभी मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर मेरी नंद से कहता था कि देखो, तुम्हारी भाभी कितनी सेवा करने वाली है, हम सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए। वो जानबूझकर अपनी पत्नी, मतलब कि मेरी जेठानी को जलाने की कोशिश करता था और ये सब मेरी तकलीफ में और भी ज़्यादा बढ़ावा कर रहा था। कभी वो छुपकर मेरे कमरे के बाहर फूलों की एक टोकरी और महंगी मिठाई रख जाता था और मैं खामोशी से शर्मिंदगी में डूब जाती थी। एक बार मैंने टोकरी उठाकर वापस उसके कमरे के दरवाजे पर रख दी थी और मेरे जेठ ने अगली सुबह उसे मेरी सास के सामने रख दिया और कहने लगा, मैंने ये नीलम के लिए भेजे थे, उसने इनकार कर दिया, शायद वो मुझसे नाराज है। उसकी इस हरकत ने मेरी सास को और भी ज्यादा तंग कर दिया था। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि तुम हमारे घर में रहती हो और तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो तुम्हारा जेठ है, तुम्हारे पति का बड़ा भाई है, उससे इस तरह से बात मत किया करो, उससे दूर रहा करो। आइंदा मैं तुम्हें उसके आसपास भी न देखूं। अपनी सास की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। वो मुझ पर ही शक कर रही थी। मेरे लिए इस कंडीशन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरा दिल कांपने लगा था कि ये सब कहाँ जाकर रुकेगा और मैंने मजबूर होकर दरवाजे पर एक कुंडी लगाना शुरू कर दी थी। मैं ज्यादातर खुद को कमरे में बंद रखती थी, जितना हो सके अपने जेठ का सामना करने से बचती थी। एक दिन मेरा जेठ रात के समय मेरे कमरे के दरवाजे पर आया और कुंडी बजाने लगा। कहने लगा कि नीलम, बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज से ही मुझे डर लगने लगा था। मैं बिल्कुल खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, दरवाजा खोलो नीलम, तुम्हारे पति सुशांत का अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। मुझे लगा इस बार सच में उसे कोई जरूरी बात करनी होगी। मैंने अंदर से कहा, जो भी बातें भैया, सुबह करेंगे, रोशनी में, सबके सामने, मम्मी जी के सामने भी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं दे सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उसकी ये बात तो मुझे बहुत बुरी लगी थी। मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो गया था। मैंने इस समय कमरे में रखी हुई एक छोटी सी चाकू अपने पास रखना शुरू कर दी थी। मुझे उससे बहुत डर लगने लगा था। मैंने सोचा, अगर कभी वो मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो मैं अपना बचाव उससे कर सकूं। एक दिन वो नादान लम्हा भी आ गया था जब मेरी जेठानी ने उसे मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया था। ये दरअसल एक सुबह का समय था जब वो मेरे कमरे में ये देखने के लिए आया था कि क्या अभी भी सो रही हूँ और मैंने कुंडी नहीं लगाई। वो इसी बात का फायदा उठाकर कमरे में आ गया था। मेरी जेठानी, जो रात भर जागने के बाद सुबह की चाय बनाने के लिए निकली थी, उसने अपने पति को मेरे कमरे के दरवाजे से तेजी से निकलते हुए देखा और फिर क्या हुआ, मुझ पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह होते ही चारों तरफ से मुझ पर इल्जामों की बारिश शुरू हो गई थी। मेरी जेठानी ने चिल्ला चिल्लाकर सबके सामने कहा कि तुम एक मरीज की पत्नी होकर भी गंभीर हालत का फायदा उठा रही हो और मेरे पति के साथ चक्कर चला रही हो। मैंने अपने पति को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा है। मेरी जेठानी ने शोर मचाते हुए ये भी कहा कि मैंने कई बार इसके पास कीमती चीजें देखी हैं जो मेरा पति इसे लाकर देता है। ये मेरे पति पर डोरे डाल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके पास इतनी कीमती चीजें कहाँ से आ रही हैं? मैंने अपनी पवित्रता की सच्चाई साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी थी। वहां मेरी सास और नन सब जमा हो गई थी। कोई भी मेरे हक में गवाही नहीं दे रहा था। मैं बार बार कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो रात को दरवाजा बंद किया था, लेकिन मेरी जेठानी ने आसमान सर पर उठा लिया था। मैं हिचकिचाती रही, न सफाई दे पाई न झगड़ा किया। जब मेरे जेठ ने मेरी सास के सामने बहुत मासूम बनकर कहा कि ये खुद मुझे अपने कमरे में बुला रही थी। इसका कहना है कि ये अपने पति से खुश नहीं है, ये चाहती है कि मैं इसके साथ मोहब्बत करूं। मैं तो सुबह इसे सिर्फ समझाने के लिए गया था
कि ये अपनी ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर से टूट गई थी। वो घटिया और झूठा इंसान मेरी खामोशी का फायदा उठा रहा था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि हे भगवान, मेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा था? क्या इस आजमाइश का कोई अंजाम नहीं है? मेरी सास ने गुस्से से फैसला सुनाया और कहने लगी कि इसे फौरन इसके मायके भिजवा दिया जाए, वरना इसके यहाँ होते हमारे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और हमारे घर की इज्जत भी। हमने पहले ही घर बेच दिया है, अब इसकी बदनामी की वजह से हमारा दूसरा बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। मेरी नंद ने दरवाजे पर खड़े होकर मोहल्ले वालों को बुला लिया था और धीरे से उनको बताने लगी कि औरत हमारे घर की इज्जत खराब कर रही थी। इस सब हादसे के बाद मेरा ससुराल के घर में रहना अब बेहद मुश्किल हो गया था। एक इंसान भी मेरी तरफ से हमदर्दी देखने वाला नहीं था। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर मेरा बैग मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगी कि तुम्हारे पति के होश में आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो इस सब के बाद भी तुम जैसी औरत का मुंह देखे। मेरी खामोशी को सबने मेरी कमजोरी समझ लिया था। वो समझते कि मैं कसूरवार हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। ससुराल का माहौल अब बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो गया था और मैं बेइज्जती के बोझ तले दबकर अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। मुझ पर जानबूझकर इल्ज़ाम लगाए गए थे। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं पवित्र थी, फिर भी मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया था। मैं रूठे हुए दिल और खाली आंखों के साथ अपने मायके जाकर पहुंची थी। मेरे घर में दाखिल होते ही मेरी मम्मी ने मेरी ख़राब हालत देखी, मेरे बिखरे हुए बाल देखे और मुझे गले से लगा लिया, मगर उनकी आंखों में फिक्र के गहरे बादल छाए हुए थे। वो चुपके से पूछ रही थी कि क्या हुआ है बेटी, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो, सब ठीक तो है? मैंने सिर्फ रोते हुए उनको इतना बताया कि मम्मी, मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे बस यहाँ रहने दीजिए। मेरा भाई खामोश रहा। वो सारी खबर पहले ही सुन चुका था और उसकी खामोशी में मेरे ससुराल वालों के इल्ज़ाम की गूंज थी। भाभी के माथे पर नागवारी छाई हुई थी। मैं चाहती थी कि मुझे इस घर में सुकून मिलेगा, मगर मेरी भाभी ने मेरे आते ही मेरा सामान एक